स्टार्ट कैसे ओके वॉइस स्टॉप वॉइस क्लियर नहीं है ना। यानी राष्ट्रीय आय के एग्रीगेट्स क्या होते हैं, और एग्रीगेट्स हमने क्या क्या देखे थे, टोटल 8 एग्रीगेट्स देखे थे। 8 कौन कौन से थे? जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी एट मार्केट प्राइस 4, और ऐसे 4 फैक्टर कॉस्ट पे, ठीक है। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट की 2 कैटेगरीज, इसमें 4 थे। अब हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट दी नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय को निकालने के मेथड्स कितने होते हैं। तो मेथड्स टोटल कितने होते हैं? टोटल 3 मेथड्स होते हैं, जिनको कि आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। बट बिफोर दैट हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझते हैं कि व्हाट इज दिस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का अगर हम लाइन ऑफ एसी देखें तो देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि इनकम सर्कुलर तरीके से फ्लो हो रही है, एक जगह से फ्लो हो रही है दूसरी जगह में जा रही है। दैट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अब ये सर्कुलर फ्लो किसके बीच में हो रहा है? कौन सी एक जगह से जाकर दूसरी जगह में जा रही है? दिस इज हाउस होल्ड और फर्म। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी कॉल्ड एज टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी है, यानी कि इसमें सिर्फ 2 ही सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो हाउस होल्ड्स एंड दूसरे फर्म्स। ओके, अगेन रिपीट, ये हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, किस तरह से इनकम सर्कुलरली फ्लो हो रही है। ओके, किसके बीच में? हाउस होल्ड्स के बीच में, फर्म्स के बीच में। एग्जाम्पल के तौर पर ये फर्म प्रोड्यूस करता है कोई भी चीज़, आप मान लो ब्रेड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ भी हमें तो मानना है, तो हमने ब्रेड मान लिया प्रोड्यूस करता है, ठीक। अब ये ब्रेड कैसे प्रोड्यूस करेगा? उसके लिए तो सर जमीन चाहिए, इस फर्म को जमीन चाहिए, दैट इज लैंड चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? और सर पैसा चाहिए, पैसा भी तो चाहिए इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। ओके ठीक है, कैपिटल बोलते हैं उसको इकोनॉमिक टर्म में। और लोग चाहिए काम करने के लिए, लोग भी तो चाहिए ना। तो लोग क्या बोले जाएंगे? तो लोग हम बोलेंगे लेबर, ठीक है। एंड ये सब जो करेगा उसको हम बोलेंगे एंटरप्रेन्योर, जो ये सब काम करेगा उसको एंटरप्रेन्योर बोलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप जो है, आपको उद्यमिता का शौक चढ़ा कि भाई ये गवर्नमेंट जॉब तो हमारे पास की बात नहीं है, कुछ बिजनेस डालते हैं, तो आप एंटरप्रेन्योर हुए, आप जमीन लोगे, आप पैसा लोगे, यानी पूंजी लोगे, और आप लोगों को हायर करोगे और फिर अपना जो है बिजनेस अंदर डालोगे। ये जो है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। अगर हम देखें तो ठीक है, एंटरप्रेन्योर तो चलो हटा दो, लेकिन लैंड, लेबर, कैपिटल, जैसे मुझे अगर मान लो कि ब्रेड इंडस्ट्री डालनी है, ब्रेड का फैक्ट्री डालना है, तो मुझे ये 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जो मुझे कहाँ से मिलेगी? जो मुझे हाउस होल्ड से मिलेगी। इज दैट क्लियर? यहाँ से हाउस होल्ड से मिलेगी। इनको हम बोलते हैं फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, इनको बोलते हैं फैक्टर फॉर प्रोडक्शन, या फिर फैक्टर प्रोडक्शन, या फिर फैक्टर सर्विसेज, ठीक है। अलग अलग नाम है, फैक्टर सर्विसेज बोल लो, आप फैक्टर फॉर प्रोडक्शन बोल लो, कुछ भी, ठीक है। तो ये हाउस होल्ड के द्वारा फर्म्स को सप्लाई किया जाएगा, ठीक है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये फैक्टर प्रोडक्शन जो हाउस होल्ड के द्वारा फर्म को सप्लाई किया गया। ओके ठीक है। उसके बदले में ठीक है, ये सप्लाई, उसके बदले में फर्म इनको क्या देगा? इन्होंने तो हाउस होल्ड ने हेल्प कर दी फर्म की, ठीक है, लेकिन ऐसा बिना प्रॉफिट के तो कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता, कोई भी रिलेशनशिप डेवलप नहीं होता बिना प्रॉफिट के। सिंपल सी बात है कि नहीं? अगर चलो ज़्यादा डिप नहीं जाते, लेकिन समझ में आई बात ना आपको। तो फर्म क्या देगा इनको? तो फर्म भी इनको कुछ देगा, फर्म देगा वेज, रेंट, डिविडेंड। तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो फर्म जैसे कि फर्म ने आपको लैंड दिया, ठीक है, तो लैंड के बदले आपको उसमें रेंट चुकाना होगा, ठीक है, रेंट देना होगा, आपको किराया देना होगा। आपने पैसा लिया है तो आपको ब्याज भरना होगा, इंटरेस्ट चुकाना होगा। लेबर जो काम करे उसको सैलरी, जिसको वेजेस बोलते हैं, वो देना होगा, ये सब देना होगा। और जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है वो अपना ये सब करके प्रॉफिट बनाएगा। तो ये लैंड, लेबर, कैपिटल, एलएलसी, ये हुए आपके फैक्टर फॉर प्रोडक्शन या फैक्टर सर्विसेज, ये आपके फैक्टर सर्विसेज हुए। एंड ये हुए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या हुए? ये जो आपके वेजेस रेंट, ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है चीज़? ओके क्लियर है। लेकिन सर ये देंगे क्यों? जैसे फॉर एग्जाम्पल हाउस होल्ड ने ये जो ब्रेड प्रोड्यूस करी है, जाएगी कहाँ? ये जाएगी कहाँ? ये ब्रेड जो प्रोड्यूस करी है, तुम खुद सोचो, इसने ब्रेड प्रोड्यूस करी क्यों? कंजम्पशन के लिए। तो एक्चुअल में ये क्या करेगा? ये जो भी यहाँ पर सामान प्रोड्यूस हुआ, ये सामान इनको किसको बेचेगा? इनको बेचेगा, किसको? हाउस होल्ड को, हाउस होल्ड को बेचेगा। और क्या करेगा? पैसा कमाएगा। कैसे? ये जो वेज, रेंट, डिविडेंड के फॉर्म में जो उन्होंने पैसा रिसीव किया है, वो इस गुड एंड सर्विस को खरीदने में खर्च कर देंगे। यानी कि दुनिया गोल है। दुनिया कैसी है? गोल है। तो मैं एक बहुत एग्जांपल देता हूँ। हमारे घर के पास में क्या है? हमारे घर के पास में, मतलब ये सोचना कि तुम्हें बस ऐसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं बस, है ना, समझाने के लिए। पास में ही एक आदमी रहता है, ठीक है। वो क्या है कि फौज से रिटायर है, हाँ। आगे मतलब तुम्हें लगेगा कि हाइपोथेटिकल है, ऐसा कह सकते हैं, लेकिन है ये एकदम रियल है, ठीक है। वो क्या है, उसके 2 लड़के, ठीक है, क्लियर है। उसके एक बार देख लो, कमेंट तो प्रॉपर है ना, मतलब सब क्लास तो सही चल रही ना। ओके हाँ, रियल एग्जांपल एकदम। वेजेस, रेंट या सब तो फैक्टर इनकम होगी ना। अरे भाई तो फैक्टर पेमेंट ही तो बोले हैं। अच्छा फैक्टर प्रोडक्शन लिख दिए क्या? फैक्टर पेमेंट, ठीक है, फैक्टर इनकम है, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट का चिंता करो, प्लेलिस्ट नहीं बैच क्लासेस है। ओके तो दोनों जो है, मतलब वो क्या है कि वो मतलब घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ठीक है। वो मतलब वो कुछ नहीं करते भाई, मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं करते। जैसे तुम लोग हो ना, तुम लोग पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? सो दैट गवर्नमेंट जॉब लगे। क्यों गवर्नमेंट जॉब लगे? सो दैट पैसा है। सो क्यों पैसा है? सो दैट उसको खर्च कर सके। तो उन्होंने क्या फंडा निकाला है कि हम खर्च ही नहीं करेंगे, तो पैसे कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थिंक बैकवर्ड्स। भाई कुछ नहीं करते हैं, ये कुछ नहीं करता, उसने अपने को कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं किया। वो मतलब तुम्हें लगे भाई अचंभा टाइप है थोड़ा सा, है ना। वो कुछ नहीं करते हैं, जैसे कि उनको क्या है कि जैसे थोड़ी बहुत जरूरत पड़ी दीवार खड़ी करने की, तो कुछ ईंटें जैसे क्या कुछ भी कर रखा, थोड़ा बहुत जो भी रिटायरमेंट में पैसा मिला, उससे रेंट वगैरह ब्याज वगैरह कमाता होगा, और उससे क्या थोड़ा बहुत जो नमक रोटी है वो चल जाती है, ठीक है। तो मतलब ये भी सही है। और जैसे मान लो कुछ करना है, थोड़ा बहुत ईंटें लाएगा, ठीक है, और बस अपना दीवार खड़ी कर ली, ठीक है, घर की लेबर लगाई। सही है फंडा भाई, सही है, ऐसे जीना चाहिए। क्यों फालतू में पड़े हो चक्कर में? हमारा भी टाइम खराब करो, अपना भी टाइम खराब करो। तो पहले ही बताया था, ठीक है। जब वही है, ये देख रहे हो तुमको एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहा है। ये लोग जो है मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे जाके, क्यों मेहनत कर रहे हैं? तो पैसा मिले, फिर उसी पैसे को खर्च कर देते हैं वही सामान खरीदने के लिए जो उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया। तो इनका सही है, ठीक है, ना कंजम्पशन ज़्यादा करेंगे और ना कुछ ज़्यादा चोचले होंगे कि भाई कमाना है, ये सब है, ठीक है। भाई तुम लोग क्या ओपिनियन है भाई? मैं रोज देखता हूँ यार, मतलब तुम्हें क्या बताऊँ, मैं तो मिक्स होते हैं वो बिल्कुल रियल। अब पता वो बंदा कैसा है, मतलब ऐसा भी नहीं कि जैसे नहीं होता है कि इस चीज़ को प्रीच करें, वो प्रीच नहीं करते सारी चीज़। वो पता क्या बोलता है लोगों से, वो ऐसे मतलब बड़ी बड़ी बात है कि वो बोलता है मेरे घर में लिफ्ट लगी, मतलब खैर छोड़ो यार, मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब होता क्या है कि यहाँ पर ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, ऑब्वियसली बात है। अब ऐसा तो है नहीं, यहाँ पर हम देखें तो अगर ये फर्म ज़्यादा ब्रेड प्रोड्यूस कर देगी तो भी कुछ होने जाने वाला है नहीं। तो ऐसा नहीं ज़्यादा ब्रेड प्रोड्यूस कर देगी तो हाउस होल्ड खरीदेंगे कहाँ से? क्यों? और ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा ब्रेड तो वेजेस, रेंट, डिविडेंड भी ज़्यादा देने पड़ेंगे, और जब ज़्यादा देने पड़ेंगे तो फाइनली क्या होगा कि ब्रेड प्रोड्यूस होगा, उतना ही एक्सपेंडिचर उतना हो जाएगा, बैलेंस हो जाता है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करूँ
एग्जाम्पल के तौर पे ये है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जो मतलब जो ये तो नॉर्मल है सोचने के हिसाब से, एक्चुअली चीज़ें ऐसे काम नहीं करती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई ब्रेड में जो अगर हम रियलिटी की बात देखें तो ब्रेड की इंडस्ट्री में अगर कोई काम कर रहा है वर्कर, वो ज़्यादा काम कर देगा, ज़्यादा काम कर देगा तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, या ये ब्रेड वाले ज़्यादा ब्रेड प्रोड्यूस कर देंगे तो ये जो है हाउस होल्ड जो है अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देंगे, हो सकता है कि वो सेव करने लगे। तो इन्हीं सबको हम बोलते हैं लीकेजेस और इंजेक्शन। ठीक है, लीकेज और इंजेक्शन क्या होता है वो समझ लो। अभी तो हम ये देख रहे थे कि जितना पैसा ये इनको फर्म से मिल रहा था हाउस होल्ड को, पूरा पैसा वो जो सामान वो खरीदने में लगा रहे थे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर वो सेव करने लगे, सेविंग करने लगे, वो तो गवर्नमेंट आके टैक्स लगा दे। ठीक है, ये तो 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट भी आ जाती है, गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया, तो अब अगर गवर्नमेंट टैक्स लगा देगी, ये पैसा गवर्नमेंट को चला जाएगा, तो इनकी सारी ब्रेड को कौन खरीदेगा? ये सेव करने का अगर सोच लेंगे तो इनकी ब्रेड कौन खरीदेगा? क्योंकि ब्रेड तो उतनी प्रोड्यूस हुई जितना वेजेस एंड डिविडेंड मिला, तो सेविंग हो गई, टैक्स हो गया। इंजेक्शन की अगर बात करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, यानी कई बार गवर्नमेंट सब्सिडी दे देती है, तो अगर गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंड कर देगी, ठीक है, मान लो इनके पास ज़्यादा पैसा आ गया तो ये ज़्यादा ब्रेड डिमांड करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, है ना। तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो गया। और इंजेक्शन में आप क्या समझ सकते हैं, क्या सोच सकते हैं गवर्नमेंट स्पेंडिंग के अलावा? कुछ सोच सकते हैं आप? हाँ, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह। तो देखो 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में तो हाउस होल्ड फर्म रहते हैं, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी आ जाती है, 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में फॉरेन प्लेयर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, जो फॉरेन कंट्रीज में वो भी आ जाती हैं। प्लस साथ ही साथ लीकेज में आएगा आपका इंपोर्ट, और ठीक है, और इंजेक्शन में आएगा एक्सपोर्ट। सर ऐसे कैसे, उल्टा होना चाहिए, इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो इंजेक्शन होना चाहिए। नहीं, इंपोर्ट जब हम किसी चीज़ को करेंगे तो पैसा देंगे ना, तभी तो इंपोर्ट करेंगे किसी चीज़ को। जैसे आजकल वो डॉल चली है काफ़ी, क्या नाम है डॉल का, बबूलू डॉल, क्या नाम है, क्या नाम, कुछ ऐसे नाम है उनका, बबूलू डॉल, चाइनीज डॉल। तो मान लो उसको इंपोर्ट करते हैं तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो पैसा यहाँ से चला गया। ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं तो पैसा आएगा, दिस इज कॉल्ड एज इंजेक्शन। अब ये सब सारी चीज़ें पड़ी होने, क्योंकि यहीं से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स निकल के आते हैं। पहला वाला मेथड हम पहले समझ लेते हैं, देन आखिरी के जो 2 मेथड है वो हमें इसी से 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से समझ में आएंगे। तो पहला मेथड जिसको वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं, लबूबू डॉल्स है, यस लबूबू डॉल्स। चलो भाई, तो वैल्यू एडेड, तुम्हें से कोई ऐसा पगलैट तो नहीं है जिसने खरीदा हुआ है? तो वैल्यू एडेड मेथड आल्सो नोन एज प्रोडक्शन मेथड। अब ये मेथड बोलता क्या? ये मेथड ये बोलता है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का कि हर एक स्टेप में कितना वैल्यू एडिशन हो रहा है। अगर हमें ये पता चल जाए तो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लेते हैं कि कोई एक फार्मर है और उसने बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, ठीक है, बिना किसी ज़्यादा इनपुट के उसने क्या किया, मान लेते हैं 500 रुपये का कुछ प्रोड्यूस कर दिया। क्या मान लेते हैं, गेहूं प्रोड्यूस कर दिया, वीट प्रोड्यूस कर दिया, ओके, यानी कि वो जीरो से उसने 500 रुपये का बना दिया, कुछ नहीं से 500 रुपये का उसने वीट बना दिया। अब इसने जो 500 रुपये का वीट है इसको बेचा किसको? इसको मान लेते हैं कि ये जो आटा बनाती है ये कंपनी, उसको बेचा। ठीक है, तो फ्लोर मिल को यहाँ पर सेंड किया, तो उसने क्या किया, उसने इस 500 रुपये के गेहूं को 800 रुपये के आटे में तैयार कर दिया। यानी 500 रुपये का गेहूं लिया और 800 रुपये उसमें तैयार कर दिया, 800 रुपये के आटे में। देन इसको बेचा किसको? बिस्किट बनाने वाली कंपनी को, जिसने क्या किया, इस 800 रुपये के आटे को खरीदा और 1000 रुपये के बिस्किट बना दिए। तो अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने जाएं तो टोटल नेशनल इनकम कितनी होगी? बता दीजिए, बताओ जल्दी से, कितनी होगी नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, तीनों स्टेजेस का इनकम कितना है? बता दीजिए। वांट टू डिस्कस समथिंग, अच्छा एसएससी विद आईटी, बताइए क्या डिस्कस करना चाहते हैं? सर हमें तातिया बिच्छू पसंद है। अच्छा 2300 निकल के आई, ओके, 700, 2300, 800, 1000, सारे आंसर आ चुके हैं। ये भी सही है, 2300 सब जोड़ दियोगे मिला के, है ना। बस वैल्यू एडेड मेथड का मतलब ये होता है हर स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड करी गई, हर स्टेज में कितनी वैल्यू ऐड करी गई। यहाँ 0 से 500 हुआ है, यहाँ पे 500 रुपये से 800 रुपये हुआ है, यहाँ 800 रुपये से 1000 रुपये हुआ है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 500 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है इस स्टेज में। इस स्टेज में अगर बात करेंगे तो 300 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है, और इस स्टेज में अगर देखेंगे तो सिर्फ 200 रुपये का वैल्यू एडिशन हुआ है कि नहीं हुआ? 0 से 500 गया मैं 500 का वैल्यू एडिशन, 500 से 800 गया मैं 300 का वैल्यू एडिशन, और 800 से 1000 गया 200 का वैल्यू एडिशन हुआ। तो 500, 300, 800, 200, 1000, तो 1000 का वैल्यू एडिशन हुआ है। यानी कि हमने किया क्या, हमने आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट किया है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। दूसरे पे आते हैं, दैट इज इनकम मेथड। अब जब हम 2 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने कुछ देखा था, है ना, कि भाई किस तरह से जो हाउस होल्ड्स को इनकम हो रही है, दैट इज वेजेस, रेंट, ये सब डिविडेंड के फॉर्म में। ठीक है, ये भी हमने देखा था। तो बस वही है ये, ध्यान समझिएगा। ठीक है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज है, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्या होता है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज कुछ और नहीं है, जो मैं वेजेस बोल रहा था आपको यही होता है। तो सर इसको कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज क्यों लिख रहे हैं? तो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि काम करने वाले को भत्ता ही दिया जाए, वेजेस ही दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि कैश में पेमेंट न करके काइंड में पेमेंट कर दी जाती है। काइंड में पेमेंट का मतलब क्या होता है? काइंड में पेमेंट का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लो कि मेरे यहाँ पे कोई एक बंदा काम कर रहा है, ठीक है, और उसको मैं मान लो कि भाई उसको मुझे पे करना है 1000 रुपये, तो वो या फिर 2000 रुपये, 2000 रुपये मुझे उसे पे करना है कोई छोटी सी सर्विस के लिए। तो वो बोले सर आप मुझे पे मत करो, ऐसा करो अपने कोर्स का एक्सेस दे दो, मुझे वो कोर्स चाहिए, तो इसको बोलते हैं काइंड में पेमेंट। समझ रहे हैं आप? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा टी शर्ट बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, तो वो बोल सकता है कि सर हमें जो है टी शर्ट दे दो, हमें पैसे मत दो, या फिर इतना पैसा दे दो, बाकी जितना बचे उसका मैं टी शर्ट दे दो। समझ पा रहे हैं आप? तो हाँ, जरूरी की वेजेस ही हो, वो सामान भी हो सकता है, तो इसलिए इसको हम कंपनसेशन बोलते हैं, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। ओके, क्लियर? नाउ ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग सरप्लस में 3 चीजें आती हैं, क्या क्या? प्रॉफिट, रेंट या फिर रॉयल्टी, और इंटरेस्ट। याद करो, लैंड में ब्याज कैपिटल में इंटरेस्ट भरना पड़ रहा था, रेंट लैंड में, और प्रॉफिट हो रहा था एंटरप्रेन्योर को। तो इन 3 चीज़ों को बोलते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम क्या होती है? तो मिक्स्ड इनकम जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक, मैं मतलब मैं, ठीक है, तो मैं क्या है कि मान लो कि मेरी कोई टीम नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, मैं सिर्फ तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ और पढ़ा के अपनी इनकम जनरेट कर रहा हूँ। फिर थोड़ा बहुत क्या करता है, थोड़ा बहुत मैं इन्वेस्टमेंट वगैरह कर देता हूँ, मतलब थोड़ा बहुत मैं म्यूचुअल फंड इधर उधर कर लेता हूँ, इधर से पैसा थोड़ा बना लेता हूँ, शेयर वगैरह स्टॉक मार्केट में, काफी लोग करते हैं ये पार्ट टाइम भी, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो आप उनको किस में रखोगे? आप खुद ही सोचो, वो एम्प्लॉय तो है नहीं किसी का, एम्प्लॉय तो है नहीं ना किसी का। देन प्रॉफिट वगैरह वो तो एंटरप्रेन्योरशिप भी नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसा धंधा भी नहीं किया है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो वो जो उनको इनकम होती है दैट इज कॉल्ड एज मिक्स्ड इनकम। तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, जोड़ दूं, तो उसको बोलते हैं इनकम मेथड, एंड दिस इज ओनली कॉल्ड एज एनडीपी, नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, कमेंट मुझे बताओ कि अगर मुझे एनडीपी एट मतलब फैक्टर कॉस्ट दिया ना, तो एनडीपी एट मार्केट प्राइस अगर मुझे चाहिए, सर क्या बोल रहा हूँ, ये नहीं, एनपी एट मार्केट प्राइस चाहिए, तो मुझे
एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पे क्या करना चाहिए बताइए, व्हाट शुड आई डू, बताओ क्या करना चाहिए मुझे? अगर एनएनपी चाहिए मार्केट प्राइस पे तो मुझे एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे क्या करना चाहिए? सर आप भी मुझे उस फौजी के बच्चे जैसे बनाओगे, कुछ बताते ही चलो भाई, तो यहाँ पर अगर बात करेंगे, ध्यान समझना, ये MPIFC है, ठीक है। अगर हमें ये डील करना है ओके, तो पहले हमें इनको सेम करना होगा। कैसे होंगे? नेशनल हमें चाहिए फ्रॉम डोमेस्टिक, कुछ नहीं करना, हमें NFIO को जोड़ देना है, सिंपल। क्या हो गया ये बन गया एन, एक सेकंड हाँ, NNP एट फैक्टर कॉस्ट हो गया, क्लियर है। अब मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए NNP एट मार्केट प्राइस, ये NNP फैक्टर कॉस्ट है। सर जब फैक्टर कॉस्ट चाहिए था तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया था, तो इसमें जोड़ दो, उल्टा करना है ना। MP वाला चाहिए, MP वाला FC से, तो FC में जोड़ दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, खत्म बात, समझ में आई चीज़। ये इनकम मेथड हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया हमारा इनकम मेथड, ओके है ना, यहाँ से आ गया इनकम मेथड। अब आ जाते हैं एक्सपेंडिचर मेथड पे। एक्सपेंडिचर मेथड है चिंगम चिंगम चिगजम चिगजम चिंगम, ठीक है। जहाँ पे ये क्या है सर, समझ नहीं आ रहा है, क्या बात कर मैंने चौधरी, पिछली क्लास में नहीं आए थे क्या? क्यों पिछली क्लास में नहीं आए थे? पिछली क्लास की ही सारी चर्चा है जो भी मैंने ये NAFC MP सब किया, ये पिछला क्लास का है, इसलिए बोलते हैं हर क्लास को अटेंड नहीं करेंगे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, है कि नहीं। एक्सपेंडिचर मेथड पे आ जाते हैं फाइनली। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? जो फर्म से प्रोड्यूस किया था, हाउस होल्ड जिसको कंजम्पशन करने के लिए जो खर्चा करेंगे उसको बोलते हैं कंजम्पशन, या फिर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है, कुछ गवर्नमेंट भी स्पेंड करती है, गवर्नमेंट भी चीज़ें खरीदती है कि नहीं खरीदती है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट तो प्रोक्योर करती है, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। देन इन्वेस्टमेंट जो है वो सर दो तरह की हो सकती है। इन्वेस्टमेंट को ध्यान रखना, हम ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को ही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। इसी में दो तरह के इन्वेस्टमेंट आ जाते हैं, एक को बोलते हैं हम फिक्स्ड एसेट में, ठीक है। फिक्स्ड एसेट, लेट्स से फॉर एग्जांपल टी शर्ट वाली कंपनी, फिर मान लेते हैं बुक बना रही है कोई कंपनी, बुक पब्लिशिंग है, वो क्या कर रही है, उसने मशीन्स लगा रही है, मशीन्स लगा रखी हैं जहाँ पे प्रिंटिंग होती है, प्रिंटिंग होती है, मशीन है, दिस इज फिक्स्ड एसेट, ओके। उसके पास किताबें पड़ी होंगी, उसके पास जैसे फॉर एग्जांपल फैटमैन है, ठीक है, फैटमैन उसने प्रोड्यूस करके रखी हुई है 50,000, ठीक है। दैट वुड बी कॉल्ड एज इन्वेंट्री। तो एक तो वो इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करेगा जो कि फिक्स नहीं है, क्यों भाई, जब सेल होगी मतलब सेल बढ़ेगी तो बिक जाएगी, वही थोड़ी ना पड़ी रहेगी, ठीक है, बिक जाएगी वो, लेकिन ये जो मशीन है वो तो नहीं रहेगी ना। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट जो कंपनी खुद से करती है। ये क्या एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। SSC में अगर क्वेश्चन पूछा था, इनमें फॉर्मुला दे दिया था, पूछा था इसमें इंपोर्ट कौन सा है, बस आई से इंपोर्ट मार दिया सीधा, M इंपोर्ट और X एक्सपोर्ट। दिस इज एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, एक्सपेंडिचर मेथड। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई डाउट? जो 3 मेथड मैंने आपको पढ़ा। अब ये डबल काउंटिंग क्या होती है मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो हमने हरकत करी थी वो डबल काउंटिंग नहीं, यहाँ तो मल्टीपल काउंटिंग कर दी थी हमने, ठीक है। उसी चीज़ को बार बार हम जब 500, 800 और 100,000 को जोड़ रहे थे तो वही है कि हम उसमें डबल काउंटिंग कर रहे थे, बिकॉज उसमें पहले से कॉस्ट इंक्लूडेड थी। डबल काउंटिंग तब हम करते हैं जब हम जो सेकंड हैंड गुड्स हैं उनका भी अगर हम सेल को एज नेशनल इनकम में जोड़ लेते हैं, उसको हम डबल काउंटिंग बोलते हैं, जो कि हमने देखा भी था पिछले लेक्चर्स में, ओके। सर डेफिनेशन ऑफ लीकेज और इंजेक्शन नहीं समझा जितेंद्र जी। टू सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या हो रहा है कि जितना फर्म प्रोड्यूस कर रही है जो भी प्रोडक्ट, उसको हाउस होल्ड पूरा खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्म में उतना ही प्रोड्यूस हुआ है जितना हाउस होल्ड को पैसा मिला है, तो वो लोग पूरा खर्च, पूरा जो है कंजम्पशन में ही खर्च कर रहे हैं। ब्रेड खरीद रहे हैं, जो भी चीज़ें सब खर्च किए दे रहे हैं, ठीक है। ये है आम जिंदगी, ये सादी सीधा प्लेन जिंदगी। अब इसमें मसाला कैसे होगा? दिक्कत तब आने लगेगी इसमें अगर लोग सेव करने लगे, टैक्स भरने लगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये लोगों के हाथ में पैसा, जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम बचेगी, तो वो तो खरीद ही नहीं पाएंगे ना। वो तो ये है लीकेज। इंजेक्शन का मतलब एक्स्ट्रा पैसा आ गया, गवर्नमेंट ने पैसा डाल दिया, इन्वेस्टमेंट आ गया, फिर एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम पर कैपिटा इनकम भी समझ चुके हैं, ठीक है। पर कैपिटा इनकम समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में ही, ठीक है। एंड दैट इज नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन, दिस इज पर कैपिटा इनकम, ठीक है। या मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अब यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज़ है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? परचेजिंग पावर, किसी चीज़ की परचेजिंग पावर ऐसे समझो, जैसे कि आप एक करेंसी नोट लेके गए, ठीक है। एक करेंसी नोट है, आप कौन सा करेंसी नोट है बता नहीं रहा हूँ, बस ऐसे ही कोई भी मान लो, ए नाम दे दिया। एक B करेंसी नोट है, ठीक है। इससे 2 किलो आलू आ रहा है, इससे 1 किलो आलू आ रहा है। अब मुझे तुम बताओ परचेजिंग पावर किसकी ज़्यादा है, A की या B की? किसकी परचेजिंग पावर ज़्यादा है बताइए? तो आप कहोगे सर A की। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि ए में उतना ही मतलब ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, एक करेंसी, जैसे ए का 1 यूनिट करेंसी खर्च किया, बी का 1 यूनिट करेंसी खर्च किया, तो उससे हमें ए से ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, उसका परचेजिंग पावर ज़्यादा है। तो ऐसे ही एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको तब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। और फिर हम पर्सनल इनकम की तरफ वगैरह से बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम जानते हैं ये परचेजिंग पावर का कॉन्सेप्ट। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हमारे इंडिया में कुछ भी ले ले, क्या ले लें बता, एक साबुन ले लें, एक सोप जो है 20 रुपये मिलता है, 20 रुपये का, ठीक है जी। अच्छा, $1 की कीमत भारत में कितनी है? मान लेते हैं 80 रुपये, 80 से ज़्यादा ये थोड़ा सा, लेकिन 80 रुपये मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। हाँ क्लियर है। अब एक सोप हमारे यहाँ इंडिया में, ये इंडिया में US डॉलर की बात हो रही है, तो यहाँ पर US का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वहाँ जो है एक साबुन के लिए खर्च करना होता है $1, ठीक है। $1 खर्च करना होता है। दैट मीन्स अगर हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट करें, दैट मीन्स कि 20 रुपये इक्वल्स टू $1। यही हुआ ना। अब मुझे बताओ कि अगर कोई बंदा भारत में आए, अब भारत में आए और साबुन उसको खरीदने में $1 में, कितने साबुन मिलेंगे उसको? बता दी, देखते कितने लोग निकाल पाते हैं, कितने साबुन मिलेंगे उसको? जल्दी बताओ कितने साबुन मिलेंगे उसको? तो उसको कितने साबुन मिलेंगे? उसको 4 साबुन मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि $1 जब देगा तो $1 बराबर 80 रुपये, और 80 रुपये में 4 साबुन आ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो 4 साबुन आएंगे। दैट मीन्स कि हमारी GDP, वैसे तो आप देखो कन्वर्जन रेट इतना है, लेकिन अगर हम कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स लें तो उसमें हम ये देखते हैं कि भाई इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है उतना भी खराब नहीं है, यानी कि हमारी GDP 4 टाइम्स हो जाएगी। वैसे तो हम अभी रैंक करते हैं एज ऑफ 2024 था, लेकिन अभी 20 1
ठीक है। तो वैसे तो इंडिया 4th नंबर पर रैंक करता है ऑफ ये 2024 या 2025 होगा, ठीक है, बिकॉज हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन अगर हम परचेसिंग पावर पैरिटी के टर्म से बात करें तो हम 3rd रैंक करते हैं आफ्टर। फर्स्ट नंबर पे चाइना है, सेकंड नंबर पे यूएसए है, एंड देन 3rd नंबर पे हम आ जाते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर हम कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स लेते हैं। अब आते हैं पर्सनल इनकम पे। पर्सनल इनकम क्या होती है, उसको नेशनल इनकम से कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो पर्सनल इनकम रखा, नेशनल इनकम में वो जोड़ देते हैं जो इनकम जो रिसीव हुई है लेकिन अर्न नहीं किया है, और घटा देते हैं इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, एग्जाम्पल देते हैं। इनकम रिसीव्ड, देखो इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड होगा यहाँ पे। इनकम अर्न तो किया लेकिन रिसीव नहीं किया, उसको घटा देना। इनकम रिसीव तो किया लेकिन अर्न नहीं किया। एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा आपका ट्रांसफ़र पेमेंट्स। गवर्नमेंट जब सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट जब 1000 रुपये देती है लाडली बहना योजना के तहत, तो उसके लिए आपने कुछ काम नहीं किया है, आपने कुछ काम नहीं किया है, आपने सिर्फ, आपको वो सिर्फ फ्री फंड में मिल गया, आपने अर्न नहीं किया है लेकिन आपको रिसीव हुआ है। इसको जोड़ देना होता है और घटा देना होता है इनकम जो आपने अर्न तो करी है लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई है। एग्जाम्पल के तौर पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ कंपनी में आपकी शेयर होल्डिंग थी या फिर कुछ भी इस तरह का प्रॉफिट होता है ना कई बार कि भाई आप शेयर होल्डिंग थी और पैसा तो मुनाफा तो बन गया है लेकिन वो मुनाफा अभी आपके बैंक अकाउंट में आया नहीं है वो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो दैट इज़ नेशनल इनकम में वो हमें हटा देना होता है, जैसे अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, या फिर हमें घटा देना होता है जो नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स करने होते हैं, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स, ठीक है। हटा देना होता है कॉर्पोरेट टैक्स को, कॉर्पोरेट जो टैक्स होता है, कॉर्पोरेट टैक्स की बात हो रही है यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट को जोड़ देना है, दैट इज़ सब्सिडी हो गई, ठीक है, स्कॉलरशिप हो गई। ये सब वो चीज़ होती है जो कि आप अर्न नहीं करते हो बट आपको रिसीव होती है। अब यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, जो है प्रयोज्य इसको हिंदी में बोलते हैं। डिस्पोजेबल का मतलब ये होता है कि आपके पास कितना फाइनली टैक्स वगैरह कटने के बाद जो पैसा हाथ में बचता है जिसको आप स्पेंड कर सकते हो, जिसको आप खर्च कर सकते हो, उसको हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। कुछ नहीं, बस हमें टैक्स घटा देना होता है और हमें मिल जाता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ओके, चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चंस। करिए, पहला ही क्वेश्चन करिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वल्स पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसके बराबर है बताओ। पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इक्वल्स पर्सनल इनकम माइनस डायरेक्ट टैक्सेस पेड बाय हाउस होल्ड्स एंड मिसलेनियस फीस फाइन्स एक्सेट्रा, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट टैक्स माइनस कॉर्पोरेशन टैक्स, प्राइवेट इनकम माइनस टैक्सेस, या फिर टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड। का क्या होगा बताओ। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कॉरपोरेशन टैक्स यहाँ पर नहीं होगा। कॉरपोरेशन टैक्स कहाँ पे आता है, पर्सनल, जब नेशनल इनकम से हम कॉरपोरेशन टैक्स को हटाते हैं तब पर्सनल इनकम में जाते हैं। देन पर्सनल इनकम से टैक्सेस को हटाते हैं, जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तब जाके डिस्पोजेबल इनकम में जाते हैं। हाँ, जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं उनको घटाते हैं पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में, तब हम जा पाते हैं कहाँ तक, तब हम जा पाते हैं कि जो अभी सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया भी था कि जो भी आपकी इनकम होती है, जैसे आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, आपके मान लेते हैं 1 लाख रुपए सालाना इनकम है, तो ऐसा थोड़ी ना कि आप पूरा ही खर्च कर लोगे, इसमें टैक्स भी भरोगे। मान लेते हैं कि 15,000 का टैक्स भर दिया, तो बचा कितना, 85,000। ये हुई आपकी पर्सनल इनकम, ये हुई आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जिसको आप खर्च कर सकते हो। ये तो आपने गवर्नमेंट को एज अ टैक्स दे दिया, डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो नेशनल इनकम से कॉर्पोरेशन टैक्स घटा के हम पर्सनल इनकम में पहुंचे थे, देन पर्सनल इनकम से डायरेक्ट टैक्स घटा के हम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम में पहुंचे थे। तो ऑब्वियस ही बात है कॉर्पोरेशन टैक्स वाला तो होगा नहीं। और गिफ्ट जो रिसीव होते हैं, खासकर जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट वगैरह, तो वो सब तो अगर हम देखें तो वो तो हमारा एक एड ऑन है, तो वो तो होगा नहीं। तो यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स पेड बाय द हाउस होल्ड्स एंड मिसलेनियस फीस फाइन्स एक्सेट्रा, वो सब आपको हटा देना होता है, फाइन्स वगैरह। फिर उसके बाद जो आपके पास खर्च करने के लिए बचता है, दैट इज़ कॉल्ड एज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अगेन नेशनल इनकम अकाउंट्स पर्सनल इनकम इज़ डिफाइंड एज, इन नेशनल इनकम अकाउंट्स पर्सनल इनकम इज़ डिफाइंड एज। तो किस तरह से आप इसको डिफाइन करेंगे ये पूछा आपसे। तो नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स,
बताओ जल्दी से, आप यहाँ पर देख के आई थिंक आराम से बता सकते हो। दिस इज़ माई फर्स्ट डे एंड फर्स्ट क्लास। ओके सर, डिस्पोजेबल में सब्सिडीज़ नहीं आती क्या? देखो सब्सिडीज़ वगैरह हम पहले ही ऐड कर चुके हैं पर्सनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त, तो फिर से इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि हम पहले इसको कैलकुलेट इंक्लूड कर चुके हैं। अब यहाँ पर पहले हमें क्या करना है, हर ऑप्शन आपको सिमिलर सा लगेगा, लेकिन आपको एलिमिनेशन से खेलना है पहले, ठीक है। कैसे कैसे खेलना है देख लेते हैं, कैसे खेलना है। तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स घटा रहे हैं, नेट इंटरेस्ट पेमेंट घटा रहे हैं, कॉर्पोरेट टैक्स घटा रहे हैं, ट्रांसफर पेमेंट जोड़ रहे हैं। ओके, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स घटा रहे हैं, जो कि घटाने हैं, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट को जोड़ना है, कॉर्पोरेट टैक्स को घटाना है, बिल्कुल सही है। नेट इंटरेस्ट पेमेंट को घटा रहे हैं। अब देखो पर्सनल इनकम से जब नेशनल इनकम से जब पर्सनल इनकम में जाते हैं तो नेशनल इनकम से घटाते जोड़ते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ये सब नहीं होगा, ये ऑप्शन तो आप ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो दोनों, क्योंकि जब हम पर्सनल इनकम को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमें नेशनल इनकम के साथ घटाना जोड़ना होता है, ना कि अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स के साथ। ओके, तो दो ऑप्शन हट गए। अब इन दोनों में मैं किसको चूज़ करूँ? क्यों? क्योंकि यार कुछ गलत नहीं है अगर आप ऑप्शन नंबर बी में भी देखो और ए में भी देखो, बट ए में क्या है, एक एक्स्ट्रा चीज़ है। एंड एक्स्ट्रा चीज़ क्या है? वो एक्स्ट्रा चीज़, दिस इज़ अ पिज़्ज़ा विद एन एक्स्ट्रा चीज़। कौन से, क्या एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पर? यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, क्या एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पे? नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो कि बिल्कुल सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इन दोनों को मैं अगर मैं चूज़ करना हूँ तो मैं ए को चूज़ करूँगा, बिकॉज इसमें एक कॉम्पोनेंट मिसिंग है ना बी में, इसलिए। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट टू अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म इन द शॉर्ट रन? तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है शॉर्ट रन में अगर हम बात करूँ तो? बताओ जल्दी से। व्हाट, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ फिक्स्ड कॉस्ट to a manufacturing firm in the short run? Insurance on buildings, overtime payment to workers, cost of energy या फिर cost of raw material? बताइए। पूछ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है इसमें। तो आंसर होगा इसका इंश्योरेंस ऑन बिल्डिंग्स। ये है आपका फिक्स्ड कॉस्ट हुआ मैन्युफैक्चरिंग फर्म के लिए। इंश्योरेंस जो बिल्डिंग है वो उसका फिक्स्ड है वो, ठीक है। ओवर टाइम पेमेंट्स ये हमेशा ओवर टाइम थोड़ी ना होगा। एनर्जी कभी कम कभी ज़्यादा इस तरह से, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल वो फ्लक्चुएट होगा, लेकिन ये फिक्स्ड है आपका इंश्योरेंस ऑन वो, ठीक है, बिल्डिंग। नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, दैट इज एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू वॉट? बताइए। इज इक्वल टू एट फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट के लिए क्या करना पड़ता है? मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटाना होता है। ठीक है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि नेशनल चाहिए ना, तो डोमेस्टिक में NFI को जोड़ना है। नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है, नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज, बिल्कुल सही है, ये सही होगा आपका। क्योंकि आपको क्या चाहिए? नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो नेशनल प्रोडक्ट आपको मार्केट प्राइस में लेना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटाना होगा, विच मीन्स याद करो माइनस का साइन अंदर जा रहा था ब्रैकेट के, तो इनडायरेक्ट टैक्स घट रहा था और सब्सिडी जुड़ रही थी। भाई सब हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ऐसा तो कोई नहीं ना कि भाई ये क्या चल रहा है सर, ये तो आपने कुछ पढ़ाया ही नहीं आज के लेक्चर में, कैसे करवाया दे रहे हो, सब तो सब देख चुके हैं पिछले लेक्चर में, ठीक है। अगला है द वैल्यू ऑफ ऑल final goods and services produced by the normal residents of a country and their property, whether operating within the domestic territory of the country or outside in a country, is termed as। ये residents के द्वारा बात हो रही है, ठीक है। बी 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 बिल्कुल सही है सभी का। अब ये बताओ 96 वाला, द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री वेदर ऑपरेटिंग विद इन द कंट्री और आउटसाइड इन अ ईयर। तो आप दो तो एलिमिनेट कर ही सकते हो एटलीस्ट, दो तो एलिमिनेट कर ही सकते हो। कौन से भाई? इसमें डोमेस्टिक नहीं नेशनल होगा, क्योंकि अगर टेरिटरी की बात करता है विद इन द टेरिटरी तो होता है डोमेस्टिक, लेकिन ये हमसे पूछ रहा है नेशनल्स के बारे में, जो रेजिडेंट्स है कंट्री के उनके बारे में, तो भाई नेशनल होगा, सिंपल, ठीक है। ग्रॉस होगा कि नेट होगा? इसमें डिप्रिसिएशन वगैरह तो घटाया नहीं गया है, तो ग्रॉस ही होगा, ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। अब बताइए आपसे कितने क्वेश्चंस बने कितने नहीं?
ऑल ओके, एक भी नहीं, एक नहीं बना, अच्छा ये बॉल ओके। क्वेश्चन बनते हैं या सॉल्व होते हैं, ये भी सही क्वेश्चन है। हिस्ट्री भी स्टार्ट होगी जल्दी, एक नहीं बना सुजीत ओके, साइन ऑफ देवी प्रसाद। हिस्ट्री भी जल्दी स्टार्ट होगी है ना, अनिकेत 2 से 3, सुषमा 2, सारे ही सही थे ओके।